A new story, The Horror Mirror RS Novel Story CH1, कौन है तू? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बड़ी ही रहस्य से भरी हुई है। एक ऐसा मिरर है जो पूरी तरह से जिंदगी तबाह कर देता है उस लड़की की। मगर पता नहीं ऐसा भी क्या राज था इस मिरर का और लड़की का भी जिस वजह से इस लड़की की जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो देखते हैं कि ऐसी क्या कहानी थी उस लड़की की और उस मिरर की जिस वजह से उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, यानी कि पूरी तरह से खत्म ही हो गई। और कैसे वो मिरर पूरी तरह से हॉरर हो गया, ऐसा भी क्या राज था इस मिरर का भी जो वो दूसरों के लिए हॉरर बन गया था। तो एक दिन सोनाली काम की तलाश में एक सुनसान जगह पर आ गई। वहां पर एक औरत ने उसे काम पर बुलाया था। वैसे सोनाली ये गरीब लड़की थी, उसकी फैमिली भी गरीब ही थी, घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। उसके पापा की तबीयत अक्सर खराब ही रहा करती थी। उसके पापा से कोई काम भी नहीं होता था क्योंकि वो पैरालाइज्ड थे, इसलिए उनसे काम हो पाना मुश्किल था। घर में सोनाली की मां थी, वो अकेले काम किया करती थी, मगर अकेली के काम के पैसे से घर का गुजारा हो पाना भी मुश्किल था। सोनाली का छोटा भाई था जो स्कूल 10वीं में पढ़ाई करता था, वो भी अपने मां के साथ काम को भी जाया करता था। और सोनाली 12वीं के आगे वो अपनी पढ़ाई कर नहीं पाई क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि सोनाली अपनी आगे की पढ़ाई कर पाए। मगर उसे आगे उसकी पढ़ाई करनी थी तो उसकी मां ने इनकार कर दिया हालातों की वजह से। तो फिर सोनाली ने भी तय किया कि वो भी कोई काम करेगी। मगर शहर में ऐसा कोई काम भी तो नहीं मिल रहा था कि वो कर पाए। मतलब कि काम तो था मगर कोई उसे काम नहीं दे रहा था। तो फिर उसने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, ऐसा घर काम करने की ठान ली। क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी इसलिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार थी। उसने बहुत सारी जगह पर ये काम करने के लिए पूछा मगर वो भी काम कहीं मिल नहीं रहा था। तो एक हफ्ते लगातार उसने काम तलाशा मगर इसे कोई भी काम नहीं मिल पाया। तो वो निराश होकर एक जगह पर बैठ गई और उसका मुंह भी उतर गया था और परेशान सी भी थी वो। तो वहां पर एक औरत आती है, उसे परेशान देखती है। तो वो औरत पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो सोनाली, आंटी जी मुझे कहीं काम नहीं मिल पा रहा है। एक हफ्ते से काम की तलाश में हूं मगर कोई भी काम मिल नहीं रहा है। और मुझे काम की बहुत जरूरत है, हमारी हालत भी काफी खराब है और मुझे आगे पढ़ाई भी करनी है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है और पैसों के लिए काम की जरूरत है। तो वो औरत, तुम्हें कौन सा काम चाहिए बेटी, यानी कि कौन सा काम करोगी या फिर कौन सा काम कर सकती हो? तो सोनाली, कौन सा भी काम कर सकती हूँ मैं, क्या आपके पास कोई काम है तो प्लीज मुझे कोई काम दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तो वो औरत, तुम घर का काम कर सकती हो, मतलब कि झाड़ू पोछा बर्तन मांजना ऐसा कुछ काम करोगी? तो तुरंत ही सोनाली, हाँ आंटी जी, मैं ये काम कर सकती हूँ, पर मुझे पैसा कितना मिलेगा? तो वो औरत, तुम्हें कितना चाहिए? तो सोनाली, आप जितना दोगे उतना। तो वो औरत, 10,000 या 15,000 रुपये चलेगा? तो सोनाली, चलेगा, मगर घर काम के लिए तो कोई इतना पैसा नहीं देता है, तो फिर आप क्यों दे रही हो इतना पैसा मुझे? तो वो औरत, हाँ क्योंकि ये जो काम है वो थोड़ा सा खतरनाक है, यानी कि डरावनी जगह पर काम है, इसलिए तुम्हें मैं पहले ही बता रही हूँ, क्या तुम ऐसी जगह पर काम करोगी? तो सोनाली सोच में पड़ जाती है। तो वो औरत, क्या हुआ, तुम काम करोगी या फिर नहीं? तो थोड़ी देर बाद सोच समझकर सोनाली जवाब देती है, हाँ आंटी जी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे काम दीजिए। तो वो औरत एक कार्ड देती है, उस बंगले का एड्रेस होता है जहां पर सोनाली को काम करने का ऑफर देती है। तो सोनाली वो कार्ड लेती है और अपने पास रख लेती है। तो वो औरत, कल आ जाना, इस जगह पर काम मिल जाएगा, थोड़ी सी सुनसान जगह है मगर कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है? तो तू कल आएगी ना? तो सोनाली, हाँ आंटी जी मैं जरूर आऊंगी, कल आ जाऊंगी। तो दूसरे दिन आती है सोनाली उस जगह पर। वाकई में वो जगह काफी सुनसान थी, हर तरफ जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। दिन में इतना डर लग रहा था तो पता नहीं रात में वो एरिया कैसा होगा, पूरी तरह से डरावना। उस एरिया में सोनाली को एक बड़ा और आलीशान बंगला नजर आया। जो उस औरत ने एड्रेस दिया था वहां पर सोनाली बराबर आ गई थी, मगर वो जैसे जैसे उस बंगले की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसे डर लग रहा था। तो एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी धीरे धीरे से, तो इधर उधर भी देख रही थी कि उसके पीछे कोई तो नहीं है, कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। क्योंकि सोनाली को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या फिर कोई उसके पीछे है। सोनाली के काफी पसीने भी छूट रहे थे, उसे डर भी बहुत लग रहा था उस जगह पर जाने के लिए, मगर उसने ठान ली थी कि वो काम करेगी और आगे पढ़ेगी भी, इसलिए वो पीछे भी हट नहीं रही थी। सोनाली खुद मोटिवेट और कॉन्फिडेंट भी कर रही थी, मगर वो जगह थी कुछ ऐसी कि खुद को कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर लो मगर डर तो लग ही रहा था।
सोनाली उस बंगले के 10-12 कदम की दूरी पर ही थी तो अचानक से पता नहीं कहां से एक औरत झट से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सोनाली तो बहुत ही डर गई और डर के मारे वो नीचे भी गिर गई और उसकी सांसें भी जोर जोर से चलने लगी। एक तो पहले से ही वो डरावनी जगह तो जगह बहुत सारा डर भी लग रहा है और उसमें भी पता नहीं ये अचानक से औरत भी कहां से आ गई। और वो औरत भी काफी डरावनी दिख रही थी। ऐसे बिखरे हुए रूखे सूखे बाल, उसके चेहरे पर जैसे कुछ लगा हुआ हो जख्म, यूं बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे पागल की जैसे उसका रवैया, उसकी साड़ी खराब थी, बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई थी। ऐसी औरत अचानक से सामने आ गई तो सोनाली बहुत ही ज्यादा डर गई। वो जोर जोर से हांफने लगी और उसी हालत में वो डरती हुई ही वो उठी। और सोनाली को कौन है तू? तुम? तो वो औरत पागलों के जैसे, भाग जाओ तुम, भाग निकल। ऐसे बोलते हुए वो औरत सोनाली को धक्का देकर वहां से उसको पीछे पीछे धकेल रही थी। और वो औरत, भाग जा, जिंदा नहीं बचेगी तू, भाग यहां से नहीं तो तू भी मर जाएगी। ऐसी बातें कर रही थी वो औरत अपने आप से भी और सोनाली को भी कह रही थी। सोनाली वहां पर ही खड़ी रह गई तो इस औरत ने सोनाली एकदम कसकर हाथ पकड़ लिया, यूं आंखें बड़ी बड़ी कर दी और सोनाली को अपने साथ लेकर उस बंगले के कंपाउंड के बाहर बड़ी तेजी से आ गई। और वो औरत, भाग जा, नहीं तो तू भी मर जाएगी। वहां 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 पर कोई भी नहीं रहता, वहां पर गई तो मर जाएगी तू, मर जाएगी तू, भाग जा, भाग जा। ऐसे बोलते हुए वो औरत सोनाली को धक्का दे देकर वहां से निकाल रही थी। उसकी ऐसी बात सुनकर सोनाली को पर भी ज्यादा डर लग रहा था। तो डरते हुए सोनाली, तुम कौन हो? तो वो औरत, तू भाग जा, निकाल नहीं तो मर जाएगी। बस इतना ही वो बोलते जा रही थी और सोनाली को वहां से निकल जाने के लिए कह रही थी। तो उतने में वो औरत आती है जिस औरत ने उस जगह का एड्रेस दिया हुआ था सोनाली को। तो वो औरत उस पागल औरत का हाथ पकड़ती है और सोनाली को बताते हुए, ये औरत पागल है, पागल खाने से भाग कर आई है, इसलिए ये ऐसी बहकी हुई बातें कर रही है। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो और तुम अपने काम पर जाओ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा बोलकर वो औरत उस पागल औरत को अपने साथ ले गई मगर जाते जाते वो पागल औरत, भाग जा, तू भाग जा, नहीं तो मर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। कुछ पल के लिए सोनाली उस औरत के बारे में सोचने लगी, उसकी कही हुई बातों पर सोचने लगी कि औरत ऐसा बार बार क्यों बोल रही है कि भाग जा, नहीं तो मर जाएगी। मगर सोनाली इन सारी बातों को इग्नोर करती है और उसे सिर्फ काम करना है और पैसा कमाना है, जिस पैसे से घर का भी खर्चा भी चलेगा और उसकी पढ़ाई के लिए भी पैसा हो जाएगा। अनटाइटल्ड चैप्टर। तो फिर से सोनाली उस बंगले की ओर बढ़ती है। बिना किसी हिचकिचाती वो सीधा झटपट से वो उस बंगले के पास चली गई ताकि फिर से कोई आ ना पाए, उससे कोई डराने मना कि वो काफी डर रही थी मगर कैसे भी करके उसने हिम्मत जुटाकर वो बंगले का पास गई और वो इस बंगले की डोर बेल बजाती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। उस डोरबेल की भी आवाज इतनी डरावनी थी कि कोई भी डर जाएगा। सोनाली भी उस डोरबेल की आवाज से डर जाती है। कड़ी देर तक सोनाली डोरबेल बजती है मगर दरवाजा तो कोई भी नहीं खोलता है। तो सोनाली को लगता है कि घर में कोई भी नहीं है, इसलिए कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो वहां से वापस मूड हो रही थी कि अचानक से दरवाजा खोला कोई औरत ने। तो सोनाली ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो लाल साड़ी पहने हुए एक औरत ने दरवाजा खोला। वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी, लंबे लंबे खुले हुए बाल कमर तक लहरा रहे थे और शक्ल सूरत भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी। उसकी आंखें भी बहुत ही खूबसूरत थी मगर उसका बिहेव कुछ अजीब ही तरीके का था। तो वो औरत बड़े गुस्से वाली आवाज में, कौन है तू और क्यों बार बार दरवाजे की घंटी बजा रही है? उद्धरण चिन्ह। तो डरती हुई सोनाली, वो मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो वो औरत, यहाँ पर कोई काम नहीं है, चल यहाँ से निकल। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, मुझे किसी ने यहाँ का पता दिया इसलिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। सोनाली वो पता वाला कार्ड उस औरत को अपने कांपते हुए हाथों से देती है। तो वो औरत वो कार्ड देखती है और वो औरत, चल ठीक है आ अंदर। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली जाती है उस बंगले के अंदर तो बड़ा ही अट्रैक्टिव वो बंगला था और बहुत बड़ा भी था। मगर कुछ तो अजीब सी बात थी उस बंगले में जो डरावनी लग रही थी। ना जाने क्यों उस बंगले के अंदर जाते ही सोनाली और ज्यादा डरने लगी। मन ही मन उसे तो बहुत डर लग रहा था मगर कहीं उसका ये डर देखकर वो औरत सोनाली को काम से निकाल न दे, इस वजह से सोनाली ने अपना डर अपने ही दिल में छुपा कर रखा। तो वो औरत सोनाली को किचन रूम में लेकर आती है और बड़ी बड़ी आंखें करके, ये किचन रूम है, यहाँ पे खाना बनाना,
यह को सफाई करना, बर्तन मांजना, इस मशीन में कपड़े धोना और पूरे बंगले की हर रोज साफ सफाई करना, इतना काम है, करेगी तू? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, जी मैं ये सारा काम करूंगी। उद्धरण चिन्ह। तो वो औरत, और एक बात, ज्यादा बातें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जितना काम दिया है बस उतना ही करना, ज्यादा इधर उधर बिल्कुल भी अपना ध्यान मत देना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, समझी? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, जी मैं समझ गई, पर वो पैसे का? उद्धरण चिन्ह। तो वो औरत, हाँ महीने के 10,000 रुपए मिल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा बोलकर वो औरत वहां से चले जाती है। किचन रूम भी काफी बड़ा था और उस रूम में कचरा भी बहुत था। सोनाली को तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से काम शुरू करे, क्योंकि किचन रूम में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो सोनाली अपना काम करने के लिए शुरू हो जाती है। पूरा 1 घंटा उसे लग जाता उस किचन की साफ सफाई करने के लिए। सोनाली ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से किचन की साफ सफाई कर डाली। अब लग रहा था अच्छा किचन रूम। फिर उसके बाद राधिका खाना बनाती है, मगर घर में कितने लोग हैं ये बताना तो वो औरत भूल ही गई। अब सोनाली को नहीं पता था कि उसे कितने लोगों का खाना बनाना है। तो ये पूछने के लिए राधिका इस औरत से मिलने जाती है, मगर इतने बड़े बंगले में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था, और वो औरत भी पता नहीं कहाँ थी। तो सोनाली उस औरत को आवाज देते देते उसे ढूंढने लगी। नीचे हॉल में वो औरत नहीं थी, पीछे बगीचे में भी वो औरत नहीं थी, फिर ऊपर कमरे में वो जाने वाली थी। वो ऊपर कमरे की सीढ़ियां चढ़े उतने में ही कोई अचानक से सोनाली के कंधे पर हाथ रखता है। तो सोनाली पूरी तरह से डर जाती है और तुरंत ही पीछे मुड़कर देखती है। तो वो वही औरत थी। तो सोनाली ने अपनी सांसों को काबू में करती है। तो वो औरत, किधर जा रही थी तू? उद्धरण चिन्ह। तो डरते हुए सोनाली, वो मैं आपको ही ढूंढते हुए आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। तो वो औरत, पर मैं तो नीचे ही थी, ऊपर क्यों जा रही थी मुझे ढूंढने के लिए? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, मैंने आपको नीचे हर तरफ ढूंढा मगर आप कहीं दिखे भी नहीं, मैंने आपको आवाज भी लगाई मगर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मुझे लगा कि शायद ऊपर ही होगी, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। तो वो औरत, देखो मुझे बिना कहे ऊपर जाना मत, तुम्हारा ये नीचे का काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें खुद ऊपर काम करने के लिए ले जाऊंगी, और जितना मैं कहूंगी उतना ही तुम्हें काम करना है, समझी? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, जी मैडम जी, वो खाना कितने लोगों का बनाना है बस पूछना था आपसे। उद्धरण चिन्ह। तो वो औरत, अभी के लिए 3 लोगों का बनाओ। अरे हाँ, तुम्हारे लिए भी बना लो, फिर आज शाम को मेरा बेटा आने वाला है, तो आज शाम से तुम मिलाकर 5 लोगों का खाना हर रोज बनाना है, अब जाओ। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, जी। उद्धरण चिन्ह। किचन में आकर सोनाली ने जरा राहत वाली सांस ली, क्योंकि वो कंधे पर हाथ रखने वाली बात से सोनल पूरी तरह से डर गई थी, और इतनी भी डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तो सोनाली खाना बनाती है, उसके बाद कपड़े धो डालती है। फिर खाना खाने के वक्त आते हैं सभी। एक आदमी था उस औरत का पति, एक लड़की थी उनकी बेटी, और वो औरत। तो वो सभी सोनाली को देखते हैं। तो वो आदमी, सारिका, ये लड़की कौन है? उद्धरण चिन्ह। तो उस औरत का नाम सारिका था। तो सोनाली मन ही मन सोच रही थी कि तो इसका नाम सारिका है, मगर इतनी डेंजर क्यों है, ये नाम के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सारिका, ये सोनाली है, आज से ये इस घर का सारा काम करेगी। उस औरत को कहा था घटकर के लिए कोई चाहिए, तो उसने इस लड़की को भेज दिया। इस औरत को मैंने कॉल किया तो बताया ये लड़की सोनाली है, और वो काम करने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़की, मम्मी अपने हमें पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में? उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, मुझे लगा कि ऐसे एक एक को बताने से तो अच्छा कि सभी को साथ में बताऊंगी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। शिवांशी। उद्धरण चिन्ह। तो उस लड़की का नाम शिवांशी था। वो तो बहुत ही खूबसूरत थी, अपनी मम्मी सरका से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो सारिका सभी का इंट्रोडक्शन कराते हुए, सोनाली, ये है मेरे पति नीरज, ये है मेरी बेटी शिवांशी। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, जी। उद्धरण चिन्ह। तो शिवांशी, सोनाली तुम खड़ी क्यों हो, यहाँ बैठो मेरे पास खाना खाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तो ऐसी बात सुनकर नीरज और सारिका यूं बड़ी बड़ी आंखें करके शिवांशी को देखने लगे गुस्से से। तो सारिका, क्या जरूरत है, तू बैठी है ना, तो तू खाना खा ले, वो मेरे बाजू में बैठेगी खाना खाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तो शिवांशी तो इन दोनों से भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गई, उसके आंखों में जैसे खून उतर गया हो, इतनी आंखें लाल हो चुकी थी। अपनी सांसें जोर जोर से ले रही थी, उसकी याद देख बड़ा अजीब सा लग रहा था।
तो नीरज अपनी बेटी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है तो शिवांशी पूरी तरह से शांत हो जाती है। और नीरज अगर वो कह रही है ना कि सोनाली उसके पास बैठकर खाना खाएगी तो खाएगी। सोनाली शिवांशी के पास बैठकर खाना खाओ। उद्धरण चिन्ह। अब शिवांशी को तो एक के बाद एक झटके लग रहे थे, सभी के सभी अजीब लोग तो लोग ऊपर से डरावने भी बहुत ज्यादा, और उनका बिहेव भी अजीब सा। सोनाली को तो लगने लगा कि वो कौन सी मुसीबत में फंस गई। सोनाली डर रही थी, उसे डर लग रहा था शिवांशी के पास बैठने से। तो बड़े ही प्यार से शिवांशी, क्या हुआ सोनाली, तुम डर क्यों रही हो? आवो ना मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठकर खाना खाओ। उद्धरण चिन्ह। मगर सोनाली डरते हुए, मैं बाद में खाना खा लूंगी। उद्धरण चिन्ह। तो शिवांशी, नहीं अभी खाना खाओ, वो भी मेरे साथ बैठो चलो। उद्धरण चिन्ह। तो आंख दिखाते हुए सारिका, वो बोल रही है ना खाना खाने को तो बैठो उसके साथ। उद्धरण चिन्ह। तो गुस्से में शिवांशी, मम्मी आप उससे प्यार से बात करो, ऐसे आंखें दिखाकर बातें मत करो, अब वो मेरी फ्रेंड है और मेरी फ्रेंड से अच्छे से बात करो। उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, ठीक है सोनाली खाना खाओ उसके साथ। उद्धरण चिन्ह। तो डरते हुए सोनाली शिवांशी के साथ में बैठती है खाना खाने के लिए, तो शिवांशी सोनाली की तरफ देख मुस्कुराती है। सोनाली बेचारी, उसे तो काफी अजीब सा लग रहा था, एक तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। कैसे भी करके सोनाली अपना आधे पेट ही खाना खाती है और उसका हो जाता है। तो सोनाली अपने बाकी के काम करती है, जैसे कि झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना और घर को पोछा लगाना। नीचे का हॉल तो साफ हो गया, अब ऊपर के 4-5 कमरे भी थे, उसकी भी उसे साफ सफाई करनी थी। मगर सारिका ने उसे बिना पूछे ऊपर जाने के लिए मना किया था, तो फिर सोनाली ऊपर नहीं जाती है। तो उतने में ऊपर के कमरे से शिवांशी सोनाली को आवाज देकर ऊपर आने के लिए कहती है। पर सोनाली ऊपर जाने से घबरा रही थी, एक तो शिवांशी का भी बर्ताव अच्छा नहीं था, मतलब कि अजीब सा ही उसका रवैया था। इसलिए वो ऊपर नहीं गई, तो नीचे उतरकर शिवांशी नीचे आ गई। और मुस्कुराते हुए शिवांशी, क्या हुआ सोनाली, मैंने तुम्हें ऊपर आने के लिए कहा था ना, तो फिर क्यों नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, वो मैडम जी ने मुझे बिना उनकी इजाजत की ऊपर जाने से मना किया है। उद्धरण चिन्ह। अनटाइटल्ड चैप्टर। ऐसा सुनते ही शिवांशी गुस्सा हो जाती है, आंखों से जैसे उसके खून बरस रहा हो, ऐसा उसका रूप बदल गया। और उसी ढंग की आवाज में, शिवांशी, उसने तुझे क्यों ऊपर आने से मना किया है? उद्धरण चिन्ह। ऐसी आवाज सुन तुरंत ही नीरज नीचे आता है और शिवांशी का हाथ पकड़ लेता है, तो तुरंत ही शिवांशी अपनी पहले रूप में आ जाती है। तो नीरज, क्या हुआ शिवांशी? उद्धरण चिन्ह। तो शिवांशी, कुछ नहीं पापा, मैं तो सोनाली को मेरे साथ ऊपर ले जाने के लिए आई हूँ, मगर ये ऊपर आने से मना कर रही है। उद्धरण चिन्ह। तो नीरज, सोनाली तुम इसके साथ ऊपर क्यों नहीं जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। सोनाली की हालत तो खराब हो चुकी थी, शिवांशी का ऐसा बदलता हुआ रवैया देखकर वो काफी घबरा भी गई थी। और उसे लगा कि सारिका का नाम लेते ही शिवांशी ऐसा कुछ अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। तो घबराते हुए सोनाली, वो मेरा थोड़ा सा काम बाकी है तो उसे पूरा करना है, इसलिए मैंने मना किया इनकी साथ ऊपर जाने से। उद्धरण चिन्ह। तो बड़े ही प्यार से शिवांशी, बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरे साथ आने से मना कर रही हो? रहने दो सारे काम, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा, मैं हूं ना, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा बोलते हुए शिवांशी ने सोनाली का हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगी कि उतने में सारिका आती है। और जोर से चिल्लाती हुई सारिका, सोनाली, मैंने कहा था ना बिना मुझे पूछे ऊपर के कमरे में नहीं जाना, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली और शिवांशी रुक जाते हैं अपनी जगह पर। अब सारिका की ऐसी बात सुनकर कहीं शिवांशी अपना फिर से रवैया बदल ना दे उससे पहले ही। नीरज, शिवांशी ने कहा है उसे अपने साथ जाने के लिए, तो इसलिए सोनाली ऊपर शिवांशी के साथ कमरे में जा रही है। और सोनाली से इतनी ऊंची आवाज में बात मत किया करो सारिका, वो शिवांशी की बेस्ट फ्रेंड है, समझी? उद्धरण चिन्ह। तो आंखों से ही नीरज सारिका को उसका गुस्सा ठंडा करने का इशारा कर देता है, तो सारिका भी अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। इधर फिर से शिवांशी का गुस्सा हाइपर होने वाला था, गुस्से उसने सोनाली का हाथ इतना कसकर पकड़ लिया था कि जैसे कि सोनाली की हाथ की नसें बंद पड़ गई हो। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते ही नीरज ने सारिका को डांट दिया, इसलिए शिवांशी का गुस्सा कम हो गया और उसने सोनाली का हाथ नॉर्मल तरीके से कर दिया। फिर सोनाली की तरफ देख बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल की और सोनाली को लेकर शिवांशी ऊपर के कमरे में चली गई।
तो नीरज पर गुस्सा करते हुए सारिका, आप ये क्या कर रहे हैं नीरज, अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो। उद्धरण चिन्ह। तो नीरज, तो होने दो ना, हमारा क्या जाता है, लगती कौन है वो लड़की हमारी, मगर मैं शिवांशी को नाराज नहीं होने देने जाता हूँ, समझी तुम। उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, तुम पागल हो गए हो नीरज, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बेटी के प्यार में पागल हो चुके हो तुम, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। तो नीरज, हाँ नहीं दिखाई देता है मुझे कुछ भी, मुझे सिर्फ मेरी बेटी ही नजर आती है अपने आंखों के सामने, समझी। उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, तुम मान क्यों नहीं लेते ही नीरज की शिवांशी मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है, वो मारी हुई लड़की है, और ये जो तुमने तंत्र मंत्र करके उसको कुछ दिन की जिंदगी दी है ना, एक दिन वही हम सबको खा जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तो नीरज, खाने दो समझी, और अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, ज्यादा बकबक मत किया करो। उद्धरण चिन्ह। ऐसे बोलते हुए नीरज वहां से चला जाता है। पता नहीं ऐसा भी क्या राज था जिस वजह से सारिका को भी डर लग रहा था और जान जाने का भी धोखा था। शिवांशी मार चुकी है तो फिर वो जिंदा कैसी, और ये सब चल क्या रहा है इस घर में। सब कुछ एक राज बना हुआ था, कुछ भी समझ पाना मतलब बड़ा ही मुश्किल था। तो शिवांशी अपने कमरे में सोनाली को लेकर जाती है। शिवांशी का कमरा तो बहुत ही बड़ा था, और बड़ा ही अट्रैक्टिव भी था, बड़ी ही खूबसूरत सी स्मेल आ रही थी कमरे में, पता नहीं कौन सी स्मेल थी। सोनाली को तो उस कमरे में बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था, ना कोई घबराहट, ना कोई मन में चल बिचल थी। मन को सुकून दे रहा था वो कमरा सोनाली को, ऐसे लग रहा था कि कोई जन्नत ही हो इस कमरे में। हल्की हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी कमरे की खिड़कियों से, उस कमरे के पर्दे भी उड़ रहे थे, वो भी बड़ी खूबसूरत तरीके से। तो सोनाली को रिलैक्स फील होता हुआ देख शिवांशी, कैसा लग रहा है सोनाली तुम्हें इस कमरे में। उद्धरण चिन्ह। उसी खूबसूरत मूड में जवाब देते हुए सोनाली, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है शिवांशी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कहीं जाओ ही ना, मन को भा गया हो मुझे ये कमरा, जैसे स्वर्ग की जन्नत की तरह महसूस हो रहा है। पता नहीं मगर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। तो शिवांशी, इसीलिए तो मैं तुम्हें कब से यहाँ पर बुला रही थी सोनाली, मगर तुम हो कि मान ही नहीं रही थी। और मुझसे भी पता नहीं तुम क्यों डर रही थी। मैं क्या तुम्हें कुछ करने वाली थी क्या? अब बोलो, तुम मुझसे नहीं घबराओगी ना, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा ना। उद्धरण चिन्ह। तो उसी धुंध में सोनाली, मुझे तुमसे कोई भी डर नहीं लगता है शिवांशी, और मैं तुमसे क्यों डर लगेगा, तुम इतनी अच्छी हो तो फिर मुझे किस बात का डर। उद्धरण चिन्ह। तो उतने में ही सारिका उस कमरे के बाहर खड़ी रहकर सोनाली पर गुस्सा बरसाती है। तो सारिका, सोनाली, अपना काम छोड़कर तुम यहाँ पर बातें बना रही हो, चलो बहुत सारा काम पड़ा है उसे पूरा करो, जल्दी आओ इधर। उद्धरण चिन्ह। मगर सारिका की बातों का कोई भी असर सोनाली पर हो नहीं रहा पा रहा था। उसे न तो कुछ सुनाई दे रहा था, बस दिखाई दे रहा था कि सारिका कमरे के बाहर खड़ी है, और वो कुछ बोल रही है। मगर वो क्या बोल रही है, ये उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो सोनाली की तरफ से कोई हाव भाव न पाते हुए सारिका को बात समझ आई कि उस कमरे की मायावी दुनिया की वजह से सोनाली पर कोई भी असर नहीं हो पा रहा है। और सारिका भी उस कमरे में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे पता था उस कमरे का राज, इसलिए उसने सोनाली से भी ऊपर आने के लिए मना किया था। अब इस कमरे से सोनाली को निकालने के लिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कमरे से निकाले कैसे। नीरज भी बाहर चला गया था, और 20 मिनट के अंदर अंदर सोनाली को इस कमरे से बाहर निकलना था। यदि उसे 20 मिनट के अंदर अंदर उस कमरे से बाहर निकाला नहीं गया तो फिर उसकी जान खतरे में पड़ने वाली थी। और 15 मिनट तो बीत ही चुके थे, 5 ही मिनट बचे थे सारिका के, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उतने में ही सारिका के मोबाइल पर हनुमान चालीसा लग जाती है, मतलब कि सारिका ने अपने मोबाइल की ट्यून रखी हुई थी। तो जैसे ही सोनाली के कान पर हनुमान चालीसा के शब्द जाते हैं तो वो तुरंत ही उसके भ्रम से बाहर आती है। तो सारिका ये सब कुछ देखती है, तो सारिका जल्दी से वो कॉल नहीं उठाती है, वो वैसे ही बजने देती है। और जैसे ही सोनाली इस कमरे से बाहर कदम रखती है तो वो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तो फिर से सोनाली को डर लगने लगा, उसका जैसे ही वो भ्रम टूटा तो फिर से घबराने लगी। और इस कमरे में तो शिवांशी बहुत ही आक्रोश कर रही थी, मगर उसकी आवाज कमरे के बाहर नहीं आ रही थी, और ना ही शिवांशी कमरे के बाहर आ सकती थी, क्योंकि उसके लिए कुछ समय की भी पाबंदी थी, इस वजह से वो एनी टाइम उस कमरे से बाहर निकल नहीं सकती थी। तो सारिका सोनाली का हाथ पकड़ते हुए झट से नीचे आ जाती है। और सारिका, देखो सोनाली, मैं तुम्हें अब प्यार से बता रही हूँ कि शिवांशी के साथ दोस्ती मत करो। उद्धरण चिन्ह।
तो डरते हुए सोनाली, नहीं मैंने तो उनसे की भी दोस्ती नहीं की, वो तो जोर जबरदस्ती से मुझे वहां पर लेकर चली गई। मैं खुद से नहीं गई मैडम जी। उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, मुझे पता है कि तुम खुद से नहीं गई, मगर जब भी शिवांशी तुमसे बात करे तो तुम खुद उसे किसी भी बात के लिए मना कर देना, और नहीं तुम उससे प्यार से भी बात मत करना, चाहे कोई भी बात कोई क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ मैडम जी, शिवांशी तो बहुत गुस्सा करती है मैडम जी। उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, वो सिर्फ मुख पर ही गुस्सा करती है, बाकी किसी पर भी नहीं, इसलिए वो कोई भी बात क्यों ना करे, बस किसी भी बात के लिए इग्नोर कर देना, चाहे वो बात कोई भी क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो सारिका, देखो मैं तुम्हें बड़ी डेंजर दिख रही हूँ, मगर इसका ये मतलब ये भी नहीं कि मैं एक अच्छी औरत नहीं हूँ। और रही तुम्हें यहाँ पर काम पर रखने की बात, तो मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाता है। बीमार हूं मैं, डॉक्टरों ने मुझे कोई भी हल्का हो या भारी कोई भी काम करने से मना किया है। अभी 15 दिनों से ये हुआ है मेरे साथ, इसलिए यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो 15 दिनों से बाहर से खाना मंगाकर हो रहा था। और तुमने देखा ही न कि कितना घर कचरे से पड़ा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली जी, अब आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगी, मगर साहब जी गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, नीरज के सामने उससे प्यार से ही बात करना किसी बात के लिए भी प्यार से ही इग्नोर करना समझी। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली जी। उद्धरण चिन्ह। फिर से सारिका का फोन बजता है, तो सारिका, मेरे बेटे का कॉल आ रहा है, शायद वो कोई बात करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली जी, मैं अपना काम करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सोनाली उस जगह से कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि 6 महीने के बाद ही वो वहां से घर जा सकती थी, क्योंकि सोनाली के घर वाले भी मान गए थे इस बात के लिए। क्योंकि इस औरत ने सोनाली के माँ पापा को बताया था कि काम बहुत अच्छा है, अच्छे खासे पैसे भी है, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री में था। तो इसलिए सोनाली के घर वाले भी इस बात के लिए मान चुके थे। और 6 महीने के बाद ही सोनाली को काम से छुट्टी मिलेगी, ये भी बात तय हो गई थी। सोनाली को तो बड़ा पछतावा आ रहा था इस बात पर कि वो कहाँ आकार फंस गई। उसे रोना भी आ रहा था, और वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। तो शाम को सारिका सोनाली को लेकर सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई। सब्जियां खरीदी, सोनाली देख रही थी कि उसे भागने का कोई रास्ता मिलता है या नहीं। मगर वो अनजान जगह, सोनाली कभी न तो इस जगह को देखा था, वो नहीं उस बंगले को देखा था, और कहाँ रह रही है वो जगह के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता था। क्योंकि उस औरत ने सोनाली की आंख पर पट्टी बांध कर लाया था, उस घर के थोड़ी सी दूरी पर छोड़ दिया था, और उसे कोई कॉल आया तो वो बात करने लगी, और सोनाली को बंगले के अंदर जाने के लिए कह दिया था। इसलिए सोनाली नहीं देख पाई कि उसे कहां से कहां लेकर जाया जा रहा है। और उसे जो कार दिया था पहले, वो झूठा एड्रेस था। उसको जैसे उस औरत ने किडनैप करके लाया हो उस जगह पर। इसलिए सोनाली काफी कोशिश कर रही थी वहां से जाने के लिए, मगर वो कहीं भी नहीं जा पा रही थी। तो बाजार हो जाता है, और इधर एक रास्ते पर दोनों खड़ी हो जाती है। तो सारिका को फिर से एक बात याद आती है कि वो कोई चीज भूल गई। तो वो सोनाली को वहां पर ही खड़ा रहने के लिए कहती है, और सारिका वहां से थोड़ी देर के लिए चली जाती है। तो सोनाली खड़ी थी उस रास्ते के बाजू में। गाड़ियां आती जाती थी, वो देख रही थी, मगर वहां से वो भाग नहीं सकती थी। उसको पता नहीं, थोड़ा सा सारिका पर इस बात का यकीन होने लगा था कि सारिका उसको कुछ भी नहीं होने देगी। इसलिए वो कहीं ना कहीं खुद को सेफ भी फील कर रही थी। अनटाइटल्ड चैप्टर। तो 15 मिनट हो गए, फिर भी सारिका नजर नहीं आ रही थी। उसे लगा कि ये सारिका उसे छोड़कर कहीं चली तो नहीं गई। तो उतने में जोर से एक ओपन घोर व्हील आती है, जीप गाड़ी के टाइप, मगर स्टाइलिश। जोर से थी वो गाड़ी, तो थोड़ा सा कट सोनाली को लग जाता है। सोनाली के हाथ से वो थैलियां भी नीचे गिर जाती है, और पूरे रास्ते पर सब्जियां गिर जाती है। तो वो गाड़ी वाला आगे थोड़ा जाकर गाड़ी रोकता है, और फिर अपनी गाड़ी को पीछे लेता है, और देखता है सोनाली की तरफ। तो सोनाली गुस्से में, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? अंधे हो, देखो कितना लग गया मुझे, और पूरी सब्जियां भी नीचे गिरा दी। तो उस गाड़ी में बड़ा ही हैंडसम सा लड़का था, दिखने के लिए काफी एक्टिव था, हैंडसम भी बहुत ज्यादा था, और स्टाइलिश भी काफी था। तो सोनाली का गुस्सा देख वो लड़का अपनी गाड़ी से उतरता है, और बड़े ही प्यार से, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली उसकी तरफ देख, क्या आपके सॉरी बोल देने से क्या ये मेरे हाथ से जो खून निकल रहा है, क्या वो बंद हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह। तो मुस्कुराते हुए वो लड़का, बस इतनी सी बात। उद्धरण चिन्ह। ऐसा बोलते हुए वो लड़का अपना रुमाल निकलता है, और सोनाली के चोट पर बांध देता है।
और वो लड़का हो गया ना। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, और इन सब्जियों का क्या? उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़का, उठा देता हूं मैं, इतना गुस्सा वाली शक्ल करने की क्या जरूरत है? स्माइल करो, लड़कियां स्माइल करती हुई ही अच्छी लगती है, गुस्सा करते हुए नहीं। उद्धरण चिन्ह। तो झूठी स्माइल करते हुए सोनाली, आपको बड़ी पड़ी है स्माइल करने या ना करने से? उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़का, देखा ना, झूठी स्माइल करने से भी कितनी अच्छी लग रही हो तुम। उद्धरण चिन्ह। सोनाली को लगा कि ये लड़का ऐसे ही टपोरी टाइप है, इसलिए सोनाली, रहने दीजिए, आप जा सकते हैं, मैं खुद सब्जियां उठा लूंगी, ओके, पर आप जाओ। उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़का, अरे ऐसे कैसे, मेरी वजह से हुआ है तो फिर मैं ही उठा देता हूं, उसमें क्या इतना। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, पर मैंने कहा नाले में उठा लूंगी। उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़का, ठीक है, दोनों मिलकर उठा लेते हैं, वरना गाड़ी के नीचे आकर सब्जियां भी खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अब वो लड़का वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था, तो सोनाली पटापट से सब्जियां उठा रही थी। तो वो लड़का उसकी तरफ देखकर मन ही मन हंसने लगता है, और उसे लगता है कि वो उसको टपोरी टाइप का लड़का समझ रही है। तो दोनों मिलकर सब्जियां उठा लेते हैं, और सोनाली, हो गया, अब आप यहां से जा सकते हैं, थैंक यू, मगर अब आप जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़का फिर से सोनाली की तरफ देख मुस्कुराया, तो सोनाली को बड़ा अजीब लगा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई लड़का उसकी तरफ देख स्माइल कर रहा है, तो सोनाली उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। तो वो लड़का गाड़ी में फिर से बैठे, तभी डायहोडी सी दूरी की कदम पर सारिका उस लड़के को देखती है, और उसे आवाज लगती है। तो सारिका, बेटे अथर्व। उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है, तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सोनाली को लगा कि होगा कोई सारिका का जान पहचान वाला, इसलिए आवाज लगाया होगा। तो सारिका पास आती है और, अथर्व बेटे, मुझे लगा कि तू अभी तक घर चला गया होगा। उद्धरण चिन्ह। तो उस लड़के का नाम अथर्व था। तो अथर्व, थोड़ा सा टाइम हो गए माँ, गाड़ी पंचर हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। सोनाली तो शौकंग ही हो जाती है, ये बात जान के कि अथर्व सारिका का बेटा है। तो सारिका, तो कॉल करना चाहिए था ना बेटा, किसी को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज देती। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, अगर हो गया काम तो बिना वजह क्यों किसी को तकलीफ देना? पर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, मैं सब्जियां खरीदने बाजार आई हुई थी। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, और कहाँ है सब्जियां? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली की तरफ हाथ दिखाते हुए सारिका, ये इसके तरफ है। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली के हाथ पर रुमाल बंधा हुआ देख सारिका, सोनाली, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया, चोट कैसे लगी तुम्हारे हाथ को? उद्धरण चिन्ह। अब सोनाली बताए तो बताए क्या, जिसने हाथ को चोट दी वो तो सारिका का ही बेटा निकला, अब वो बेचारी क्या कहेगी? तो सोनाली, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, मां, मेरी वजह से इसके हाथ पर चोट आ गई। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, चोट कैसे आई और क्या हुआ सब बताता है, मगर वो सोनाली ने अंधे हो क्या और दिखाई नहीं देता क्या, ये बात नहीं बताई अपनी मां को। सोनाली को लगा कि ये बता ही देगा, मगर अथर्व ने ऐसी कोई भी बात बताई ही नहीं। तो सारिका, सोनाली, ये मेरा बेटा है अथर्व, तुझे बोला था ना कि मेरा बेटा आज आने वाला है, तो वो यही है। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, जी मैडम जी। उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, बेटा ये सोनाली है, ये हमारे यहाँ पर काम करती है, घर काम। डॉक्टरों ने मुझे कोई भी काम करने से मना किया है, इसलिए इसको मैंने काम पर रखा है, आज इसका पहला ही दिन है। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व सोनाली की तरफ देख मुस्कुराती हुए, ओह, तो ये हमारे ही घर की मेंबर है। सोनाली, बड़ा अच्छा नाम है। उद्धरण चिन्ह। सोनाली उसके तरफ ऐसे गुस्से से देखती है। तो फिर तीनों उसी गाड़ी में बैठते हैं, अथर्व के साथ सारिका बैठती है आगे, और सोनाली पिछले सीट पर बैठती है। तो अथर्व उसके सामने वाली मिरर को सेट करता है ताकि उसे सोनाली का चेहरा दिख सके। सोनाली को समझ आ गया कि इसने मिरर को सेट किया है ताकि वो उसका चेहरा देख सके, तो सोनाली गुस्सा वाला चेहरा करके बैठी थी। तो अथर्व को बहुत ही हंसी आ रही थी सोनाली के ऐसे बर्ताव से। अथर्व लगातार सोनाली की तरफ देखे ही जा रहा था, जैसे जैसे उन दोनों की नजर एक होती थी तो सोनाली गुस्सा ही दिखा रही थी अथर्व को, और वो अथर्व से हो सके तो नजरें भी चुरा रही थी। मगर ये अथर्व से नजर सोनाली की मिल ही जाती थी। तो घर आते तक दोनों में ऐसे आंख में चौली वाला खेल चलता ही रहा। और सारिका सारिका तो अपने बेटे से गप्पे मारने में ही लगी हुई थी, उसका ध्यान नहीं तो इन दोनों पर। तो आते हैं घर। घर आते ही सोनाली की घबराहट शुरू हो जाती है, मगर वो ये बात नहीं बताती है किसी को भी।
तो अथर्व आया था तो उसके साथ उसके माँ बाप बोल रहे थे और सोनाली किचन में खाना बना रही थी। वो खाना बनाने में मग्न थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। सोनाली को तो दिन में डर लग रहा था, तो रात में और भी ज्यादा एक तो डर लग रहा था, और उसमें भी खाना बनाते वक्त अचानक से लाइट चली गई तो सोनाली और भी ज्यादा डर गई। उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा और डर के मारे घबराहट भी होने लगी। उसे इस किचन में बड़ी ही अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कि कोई बांसुरी बजाने की आवाज थी। मगर इतने रात को इतनी खूबसूरत बांसुरी कौन बजा रहा था? ये सवाल सोनाली को पड़ गया। आजू बाजू में तो कोई घर भी नहीं कि जहां से आवाज आ सके। घर में तो सब अथर्व के साथ बात कर रहे थे, तो फिर बांसुरी की आवाज कहां से आ रही थी? तो सोनाली को लगा कि ये कहीं शिवांशी तो नहीं बजा रही है बांसुरी। उसी अंधेरे में सोनाली कैसे भी करके किचन रूम से निकलती है, दिख तो कुछ भी नहीं रहा था, मगर फिर भी सोनाली निकलती है उस बांसुरी की आवाज की तरफ। सोनाली कैसे भी करके बांसुरी की आवाज की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, ऐसा उसे लगा। सोनाली तो काफी डर गई कि उसका हाथ पकड़ा किसने। जैसे ही हड़बड़ी में उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था और उसका हाथ भी किसने नहीं पकड़ा हुआ था। मगर सोनाली को लगा था कि किसने उसका हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा है। काफी डरी हुई सोनाली और भी ज्यादा डर गई तो तभी अचानक से लाइट आ गई तो उसने झट से अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ पर कसकर पकड़ने का निशान आ गया था। तो सोनाली तुरंत ही फिर किचन में आ जाती है और वो अपनी हाथ की तरफ लगातार देखती जा रही थी। तो तभी उसी वक्त गाना गुनगुनाते अथर्व किचन की तरफ आ रहा था, तो तुरंत ही सोनाली जैसे काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हो ऐसा बिहेव करती है। तो किचन में आता है अथर्व गाते हुए तो सोनाली की तरफ देखता है, मगर सोनाली का जैसे उस पर कोई ध्यान ही ना हो ऐसा बिहेव करती है। तो सोनाली की तरफ देख अथर्व, हाय मैडम जी, उद्धरण चिन्ह। मगर सोनाली ने कोई रेस्पॉन्स दिया ही नहीं। सब्जी बनाते वक्त वो जोर जोर से कढ़ाई बजाने लगी ताकि अथर्व किचन से भाग जाए। मगर अथर्व तो नहीं है ऐसा कुछ भी करने वाला, उसे तो सोनाली में बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। और सोनाली को लग रहा था कि ये शहर का लड़का इसे लड़कियों को छेड़ना, उसके पीछे आशिक करते हुए फिरना, टपोरी टाइप का लड़का है, ऐसा वो अथर्व के बातें में सोच रही थी। इसलिए वो अथर्व से दूर दूर और नजरें भी चुराते थी, उससे बात करना भी टालती थी। और पहले से ही वो डरावना घर तो घर और ऊपर से घर में रहने वाले भी लोग उससे ज्यादा डरावने, तो उसे ऐसा भी लगता था कि ये अथर्व भी कोई डरावनी चीज तो नहीं। उसकी बहन शिवांशी की तरह कहीं ये भी कोई अजीब इंसान तो नहीं। इन बातों को सोचकर वो घर में हर किसी से भी डरती थी, अथर्व से भी। इसलिए वो अथर्व की बात पर जैसे उसका कोई ध्यान है ही नहीं ऐसा कुछ वो कर रही थी, ताकि अथर्व वहां से चला जाए। तो अथर्व उसके पास आता है और, तुम्हें आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, बहरी हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, क्या करे है ना? उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, ओह, तो तुम्हें भी सुनाई नहीं देता? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, तुम्हें भी सुनाई नहीं देता का मतलब? उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, मुझे भी तो सुनाई नहीं देता। वाव, क्या खूब जमेगी हमारी है ना, तू भी बहेरी मैं भी बहेरा। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, मैं ठीक हूं और अच्छा खासा सुनाई भी देता है समझे। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, मुझे भी सुनाई देता है, हम दोनों में कितना सेम सेम है ना, तुम्हें भी सुनाई नहीं दे रहा था और मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा था, अब तुम्हें भी सुनाई दे रहा है और मुझे भी सुनाई दे रहा है, कितना सुपर इंसिडेंट है ना हम दोनों में। उद्धरण चिन्ह। अथर्व की ऐसी बात से सोनाली को मन ही मन हंसी आ जाती है, मगर वो अथर्व को दिखाई न दे इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है। मगर अथर्व देख ही लिया है कि सोनाली को उसकी बातों से हंसी आ गई है, तो उसे भी हंसी आ जाती है। तो सोनाली, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा बातें करते हो? उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, क्यों आपको नहीं लगता कि आप बहुत हो कम बातें करते हो? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, मैं ज्यादा बातें करती हूं नहीं। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, और मुझे तो कम बोलना आता ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, आपसे बात करना मतलब खुद का माइंड खुद से हैंग कर लेने के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, और तुमसे बात करना मतलब कोई जल्दी से जवाब ना मिलने के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, तो मैंने आपसे कहा कि आप मुझसे बात करो वरना मैं आपको खाना नहीं दूंगी खाने को। उद्धरण चिन्ह। तो मुस्कुराते हुए अथर्व, यू नो वॉट, मुझे तुमसे बातें करके बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे गुस्से वाली शक्ल से बात करती हो तो और भी अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह। तो शक्ल बनाती हुई सोनाली, और आपको क्यों अच्छा लगता है?
उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, पागल लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए। उद्धरण चिन्ह। शौकन, सोनाली, पागल, मैं आपको पागल दिखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, दिखने का क्या संबंध है, तुम हो ही पागल। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, तो अब देखो ये पागल क्या करती है। उद्धरण चिन्ह। अनटाइटल्ड चैप्टर। तो सोनाली गरम कलछी अथर्व के हाथ पर रख देती है। अथर्व को जोर से गरम लग जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तो सोनाली, मजा आया, कैसा लगा। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, पागल हो क्या। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, हाँ इसीलिए तो तुम ही ने तो बोला था ना कि मैं पागल हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व को जैसे चोट ही लग गई तो बेचारा अथर्व हाथ छिटकने लगा। तो सोनाली अथर्व का हाथ पकड़ती है और उस पर हल्दी पाउडर डालती है। अथर्व तो सोनाली की तरफ बड़ा ही रोमांटिक टाइप होकर देख रहा था, आंखों में बहुत सारा प्यार हो अथर्व के सोनाली के लिए। बिना पल के हटाए अथर्व लगातार प्यार भरे नजरों से सोनाली की तरफ देख रहा था। मगर सोनाली का अथर्व की तरफ ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तो अथर्व की चोट पर हल्दी लगा रही थी और पट्टी बांध रही थी। तो अचानक से सोनाली की नजर अथर्व की तरफ जाती है, दोनों की आंखों ही आंखों में पल भर के लिए जैसे कोई बात हो रही थी। एक दूजे की नजर एक दूजे से हट नहीं रही थी, पल भर के लिए तो जैसे एक दूजे में दोनों खो गए थे। सोनाली की हाथ में अथर्व का हाथ वैसे ही पकड़ा हुआ था, तो फिर आगे क्या। कुकर की सीटी बजती है तो सोनाली जैसे घबरा ही गई। तो सोनाली को घबरा हुआ देख अथर्व को तो जोर जोर हंसी आ जाती है, उसे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जा रही थी। और अथर्व की हंसी देख सोनाली का गुस्सा जैसे हाइप ही हो रहा था। तो सोनाली का गुस्सा देखकर अथर्व चुप हो जाता है, ये सोचकर कहीं ये फिर से गरम कलछी हाथ पर न रख दे। और अथर्व, कुकर की सीटी तो ऐसी ही बजती है। उद्धरण चिन्ह। तो गुस्सा वाली सोनाली, लड़कों की सीटी कैसी बजती है, ये दिखाऊं मैं। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, नहीं ठीक हूं मैं ऐसा ही। तो उतने में ही अथर्व की नजर सोनाली के हाथ पर जाती है और सोनाली का हाथ पकड़ते हुए अथर्व, सोनाली तुम्हें हाथ को क्या हो गया। ये कैसा निशान हो गया है तुम्हारे हाथ पर। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली ने झट से अपना हाथ अथर्व के हाथ से झटक लिया। और सोनाली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ लग गया था मेरे हाथ को, तो उसका निशान है और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, नहीं, जैसे तुम्हारे हाथ को किसी ने कसकर पकड़ा है, कुछ इस तरह का निशान है वो। उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, मैंने कहा ना आपसे कुछ भी नहीं है, बस ऐसा ही कुछ है। आप समझते क्यों नहीं हो मेरी बातों को, आप ये से जाए और मुझे खाना बनाने दीजिए। आप बिना वजह मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, ओके ओके जा रहा हूं, वैसे भी हो तुम लड़की पागल ही कहीं, फिर से मेरा हाथ ना जला दो। उद्धरण चिन्ह। तो ऐसे बोलते हुए अथर्व वहां से चला जाता है। मगर सोनाली भी इसी सोच में पड़ गई थी कि उसका अंधेरे में किसने हाथ इतना कसकर पकड़ा था। इतना कसकर पकड़ा था कि पूरे निशान ही पड़ गए थे हाथ पर। खाना खाया जाता है, मगर नीचे खाना खाने के लिए शिवांशी नहीं आई थी। तो अथर्व, माँ शिवांशी कहाँ है, उसे क्यों नहीं बुलाया खाना खाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटे, इसलिए डॉक्टरों ने उसे मना किया है कि वो अपने कमरे से कहीं न जाए, कुछ इन्फेक्शन की वजह से उसे उसके कमरे में ही रहना है। तो तुम्हारे पापा ने उसे खाना खिला दिया है और शिवांशी भी सो गई है। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, पता नहीं माँ, इस घर में कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। तो नीरज, वो क्या है ना, तू बहुत दिनों में अपने घर आया है तो इसलिए तुझे वैसा कुछ लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, हाँ बेटे, तेरे पापा सही बोल रहे हैं, तुझे बड़े शहर में रहने की आदत हो गई है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व सोनाली की तरफ देख, वैसे अच्छा भी लग रहा है, यहाँ पर कुछ बातें कुछ मुलाकातें भी अच्छी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। तो जैसे ही अथर्व ऐसा बोलता है तो सोनाली उसकी तरफ गुस्सा होकर देखने लगती है और इशारे में फाइट दिखाती है। तो अथर्व मुस्कुराने लगता है। तो सारिका, सोनाली तुम भी हमारे साथ खाना खाने बैठो। उद्धरण चिन्ह। ऐसा बोलते हुए सारिका की नजर सोनाली के हाथ पर जाती है। और सारिका, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ सोनाली, ये निशान कैसे आए तुम्हारे हाथ पर। उद्धरण चिन्ह। तो डरते हुए सोनाली, वो लाइट गई हुई थी, तो पता नहीं किसी ने मेरा अंधेरे में कसकर हाथ पकड़ा। जब मैंने मुड़ कर देखा तो कोई भी नहीं था, और ना ही किसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और जब लाइट आई तो मैंने हाथ की ओर देखा तो ये निशान आ गए। मुझे लगा कि मेरा कोई भ्रम होगा, मगर जब रियल में देखा तो सच में मेरे हाथ पर ये निशान आ गए थे और अभी भी है। उद्धरण चिन्ह।
तो सोनाली से ऐसी बात सुन सारिका तुरंत ही नीरज की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है, और नीरज भी सारिका की तरफ देखता है, और इन दोनों की तरफ अथर्व देखता है। तो अथर्व, माँ क्या है ये सब, आप दोनों एक दूजे की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तो सारिका, कुछ नहीं वो, कि उतने में सारिका की नजर अथर्व के हाथ तरफ जाती है। और सारिका, बेटे तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? ये पट्टी, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? उद्धरण चिन्ह। तो बात टालते हुए अथर्व, वो गाड़ी का काम कर रहा था तो गाड़ी काफी गर्म थी, तो उसका ही ताप काफी जोर से लग गया, तो मैंने पट्टी बांध ली और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। सोनाली को लगा कि ये सारिका को उसका नाम बता देगा, उसके तो होश ही उड़े हुए थे। मगर सांस में सांस आए जब अथर्व ने झूठ बोल दिया। और झूठ बोलने के बाद अथर्व सोनाली की तरफ देख आंख मारता है। अब सोनाली इसका करे तो करे क्या? एक तो घर भी इतना अजीब सा, घर के लोग भी बड़ी रहस्य वाले, और ऊपर से सोनाली का सरदर्द अथर्व। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, एक के बाद एक टेंशन इतनी, और वो भी एक ही दिन में। उसे तो पूरे 6 महीने तक इन सभी का सामना करना है, पता नहीं वो कैसे कर पाएगी। तो रात के 2 बजे को सोनाली तो पूरे नींद में थी, और उसका स्पेशल कमरा दिया गया था, तो उसी कमरे में वो सो रही थी। उसका कमरा नीचे ही हॉल में जहां था। सारिका और नीरज का कमरा ऊपर वाले कमरे में था, और अथर्व वही पास ही पुराने वाले घर में सो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो अपने पुराने वाले कमरे में ही वो सोएगा, उसे नए घर में नींद नहीं आती है। तो इसलिए अथर्व वो साइड में उनका पुराना वाला घर था, वहां पर ही वो सोया हुआ था। तो रात के 2 बजे सोनाली को आवाज आने लगी, सोना सोना, उठो, यहाँ पर क्यों सो रही हो अकेले, मेरे साथ में चलो, वहां पाए हम दोनों एक जन्नत की नींद सोएंगे। ऐसे शब्द सोनाली के कान पर बार बार पड़ रहे थे, धीमी धीमी आवाज से लेकर अचानक से इतना बड़ा आवाज आया सोनाली को, तो सोनाली झट से नींद से उठती है। जोर जोर से वो अपनी सांसें ले रही थी, और काफी घबरा भी गई थी। वो बिस्तर से ही इधर उधर नजर घुमाकर कमरे में कोई है या नहीं वो देख रही थी। यूं बड़ी बड़ी आंखें करके जगह से सब कुछ देख रही थी, मगर उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। सोनाली गला भी काफी सूख गया, इसलिए वो पानी पीने के लिए उठती है, घबराते हुए हो उठती है सोनाली। धीरे से वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, मगर उस दरवाजे की भी ऐसी डरावनी आवाज होती है कि बड़ी जोर से सोनाली उस दरवाजे की आवाज से भी डर जाती है। जोर से उस दरवाजे की भी कर कर आवाज आती है। एक तो सोनाली पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और ऊपर से दरवाजे की अजीब सी आवाज बहुत ही भयानक। कैसे भी करके हिम्मत जुटाकर सोनाली किचन रूम तक डरते डरते हुए आती है पानी पीने के लिए। सोनाली को पानी की प्यास इतनी लगी हुई थी कि जैसे उसने कितने दिनों से पानी पिया ही न हो, ऐसा उसका गला सूख गया था। तो सोनाली किचन रूम का लाइट ऑन करती है, और फ्रिज से पानी की बोतल निकलती है और पानी पीती है। तब जाके उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, और थोड़ी सी राहत भरी सांस लेती है, और रिलैक्स होते हुए वो 2 मिनट के लिए वो अपनी आंखों बंद करती है कि यानी से अचानक ऊपर के कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो तुरंत ही सोनाली अपनी आंखें खोलती है, तो किसी लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सोनाली को बड़े जोर जोर से आ रही थी। बचाव बचाव, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारो, कुछ ऐसी आवाज आ रही थी। सोनाली को लगा कि कहीं शिवांशी को तो कोई मार तो नहीं रहा है, तो इसलिए तुरंत ही ऊपर वाले कमरे की तरफ सोनाली दौड़ते हुए जाती है। वो आती है ऊपर तो वो सारी आवाजें बंद हो जाती है, तो सोनाली को लगा कि उसकी आने आहट सुनकर कहीं शिवांशी का मुंह दबाकर तो नहीं रखा है, ताकि उसकी मदद कोई भी नहीं कर पाए। फिर भी सोनाली अपनी हिम्मत जुटाते हुए वो शिवांशी के कमरे की ओर बढ़ती है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर वो दरवाजा हिल तक नहीं रहा था, और वो दरवाजा बाहर से ही लगा हुआ था, मगर सोनाली से वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, यहां तक कि हिल तक नहीं रहा था। तो सोनाली को इस दरवाजे की दूरबीन दिखती है, और वो अपनी एक आंख बंद करके दूसरी आंख से अंदर झांक कर देखती है, तो क्या शिवांशी तो दुल्हन की तरह सज रही थी। अंदर एक बड़ा सा ही मिरर था, उसके सामने वो बैठी हुई थी। दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे शिवांशी ने, और दुल्हन का साज भी कर रही थी वो अपने हाथ से। चूड़ियां पहनना, बिंदी लगाना, हार पहनना, पायल पहनना, और उस मिरर में खुद को देखकर शर्माना, हंसना, मुस्कुराना, गोल गोल घूमकर देखना सब कर रही थी। फिर बाद में वो मिरर के सामने बैठती है, कुछ पल के लिए अपने आप को निहारती है, मुस्कुराती है, और थोड़ी देर बाद वो रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख सोनाली घबरा जाती है। उसे तो सब कुछ अजीब लग रहा था, और शिवांशी का इस तरह से सजना संवरना मतलब उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था।
फिर थोड़ी बाद में शिवांशी रोना बंद करती है और अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और शिवांशी इतना ज्यादा हंस रही थी कि हंसते हंसते उसका किया हुआ सारा श्रृंगार अपने आप निकल रहा था। मगर शिवांशी का हंसना कुछ रुक नहीं रहा था और हंसते हंसते शिवांशी सोनाली के आंखों के सामने जैसे अचानक से खड़ी हो गई हो। तो सोनाली बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है। तो उसकी चिल्लाने की आवाज सुन सारिका तुरंत ही सोनाली के पास आती है। तो सोनाली बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, वो सारिका के गले से लग जाती है। सोनाली को इतना घबराए हुए देख सारिका भी सोनाली को वैसे ही गले लगाए हुए उसे नीचे लाती है उसके कमरे में। और सारिका सोनाली को वहां पर बिठाती है और उसे पूछती है, तो सारिका, क्या हुआ सोनाली, तुम इतनी घबराई क्यों हो? क्या हुआ, तुम ऊपर कैसे गई? उद्धरण चिन्ह। सोनाली के मुंह से कोई बात निकाल ही नहीं रही थी, वो इतनी घबरा गई थी। वो कोई भी बात नहीं कर पा रही थी, उसकी आंखों के सामने वही सारी चीजें घूम रही थी जो उसने देखी थी। सोनाली के सर में भी बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगा। सोनाली अपना सिर जोर जोर से पकड़ रही थी, मगर उसका सर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोनाली अपने सर दर्द को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। सारिका उससे बात करने की कोशिश भी कर रही थी, मगर सारिका को आवाज जैसे सोनाली को सुनाई ही नहीं दे रही थी। तो सारिका तुरंत ही अपने बेटे अथर्व को बुलाती है और तुरंत ही अथर्व भी आ जाता है। तो अथर्व सोनाली की हालत देखता है तो वो भी सोनाली को पूछने की कोशिश करता है। तो अथर्व, क्या हुआ सोनाली, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तुम्हें क्या हो रहा है सोनाली? उद्धरण चिन्ह। मगर सोनाली को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस वो अपने दोनों हाथ से अपना सर पकड़कर जैसे तड़प रही थी। अथर्व से सोनाली को ऐसी हालत देखी हो नहीं जा रही थी। सारिका सर दर्द की दवा लेने ऊपर कमरे में चली गई। इधर अथर्व सोनाली को पूछते ही जा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या, मगर वो कुछ भी नहीं बता रही थी, बस सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना कहते जा रही थी। सारिका दवा लाती है और तुरंत ही उसे वो दवाई देती है, तो 2 मिनट में सोनाली सो जाती है। तो अथर्व सोच में पड़ जाता है कि सोनाली के साथ हो क्या रहा है। वो अपनी माँ से पूछता है, मगर सारिका बातें टाल देती है। तो दूसरे दिन फिर से अथर्व अपनी माँ से पूछता रात वाली बात पूछता है, मगर जैसे सारिका को कुछ पता ही नहीं है, कुछ बिहेव करती है। तो वो सीधा सोनाली से बात करने की सोचता है। तो वो सोनाली को हर जगह ढूंढता है घर में, मगर उसे सोनाली कहीं नजर नहीं आती है। तो घर के बाहर ढूंढता है तो सोनाली बगीचे में पौधों को पानी डाल रही थी। तो अथर्व आया सोनाली की तरफ और अथर्व, हाय, क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। तो सोनाली, पानी पानी खेल रही हूं, तुम्हें खेलना है। उद्धरण चिन्ह। तो अथर्व, अरे वाह, पर मुझे तो तुम पौधों को पानी डालते हुए देख रही हो, उसका क्या? तो सोनाली, अरे वाह, आपको दिखाई देता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो झूठ मूठ मुस्कुराते हुए अथर्व, हाँ, अभी से मेरी आंखों को रोशनी आई, तुमने जो लाई, वरना मुझे कुछ दिखाई देता ही नहीं है। तो वैसे झूठ मूठ मुस्कुराते हुए सोनाली, अच्छा, तो मुझे आप थैंक यू बोलिए कि मेरी वजह से आपके आंखों को रोशनी आई। तो शौकन अथर्व, थैंक यू, और तुम्हें बोलूं? तो सोनाली, नहीं, मेरे भूत से। तो फिर अथर्व बड़े लंबे हाथ जोड़ते हुए, थैंक यू सोनाली मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। तो सोनाली, वेलकम वेलकम। तो अथर्व, हाय, तुम्हारा वेलकम तुम्हारे पास ही रहने दो। तो सोनाली, नहीं, एक बार जो चीज मैंने दे दी उसे नहीं दोबारा वापस नहीं लेती। तो अथर्व, अच्छा, तो अपना दिल ही दे दो मुझे। तो बड़े गुस्से से सोनाली अथर्व की तरफ देखती है और पानी की नली उस पर स्प्रे कर देती है। और सोनाली, लो, दिल तो नहीं मिलेगा, मगर तुम अभी तक नहाए नहीं है ना, तो लो नहा लो। तो अथर्व पर सोनाली पानी डाल देती है, हंसने लगती है। तो अथर्व भी उसकी तरफ देख हंसने लगता है और सोनाली घर में चली जाती है। और थोड़ी देर बाद अथर्व भी अपने भीगा बदन के साथ घर में आता है। तो सारिका, बेटे, इतना कैसे भीग गए तुम, बाहर तो बारिश भी नहीं है। तो फिर? तो अथर्व सोनाली की तरफ नजर चुराकर देखते हुए, बारिश का क्या माँ, वो तो कब भी बरसने लगी है, उसका अब तो कोई भरोसा ही नहीं रहा है। तो सोनाली आई बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है अथर्व की तरफ और वो अपना काम करने लग जाती है। टू भी कंटिन्यू आर एस नॉवल स्टोरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी, सब्सक्राइब टू माई चैनल।